हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था, यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, यही दो लास्ट टॉपिक आपके बचे हुए थे, एक केंद्रक और गुणसूत्र। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो केंद्रक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की वीडियो क्लास में हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं पर कुछ चीज़ें गुणसूत्र की हमने देखी थी, केंद्रक में भी। क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। ठीक है, और क्रोमेटिन, आपका जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ ही कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर एक छोटी और मोटी संरचना बनाती है। ठीक है, रिबन की तरह एक संरचना बनाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ आपका किससे मिलकर बना हुआ है ये हमने देखा था। तो क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए, प्रोटीन, आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक। तो गुणसूत्र कब बनते हैं? जब कोशिका विभाजन के समय, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस समय ये जो कहते हैं संरचना होती है, जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, जो केंद्रक के अंदर एक जाल की तरह फैले होते हैं, एक धागेनुमा संरचना होती है। क्रोमेटिन पदार्थ है, ये केंद्रक के अंदर एक जाल की तरह फैले होते हैं। ठीक है, तो जब कोशिका विभाजन होता है, यानी एक कोशिका से दूसरी नई कोशिका का बनती है, तो उस समय ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं ये संघनित होकर, यानी कंडेंस होकर एक छोटी और मोटी संरचना बनाते हैं, उसे ही हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जब गुणसूत्र का निर्माण होता है उस समय आपका आरएनए नहीं पाया जाता, आरएनए उसमें भाग नहीं लेता। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए, प्रोटीन, आरएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, पर जब गुणसूत्र का निर्माण होता है उस समय आरएनए भाग नहीं लेता। एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ आपका में डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जब क्रोमेटिन पदार्थ कंडेंस होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है उस समय आरएनए उसमें भाग नहीं लेता। आरएनए क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर बनता है आपका, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ में आरएनए भी पाया जाता है, पर जब क्रोमेटिन पदार्थ प्रोटीन गुणसूत्र में कन्वर्ट होने लगता है तो उसमें डीएनए और प्रोटीन पाया जाता, आरएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज की थी आपकी स्ट्रॉसबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। लेकिन इन संरचनाओं को, यानी जो छोटे और मोटे जो संरचना जो संघनित तो होकर कोशिका विभाजन के समय जो संरचना बनती है, इन संरचना को गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो इन संरचना को गुणसूत्र नाम दिया वाल्डबेयर ने। किसने? वॉल्डेयर। इन संघनित संरचनाओं को किसने नाम दिया? तो इन संघनित संरचनाओं को, क्रोमेटिन पदार्थ के संघनित संरचना को नाम दिया वॉल्डेयर ने 1888 में। इन संरचनाओं को गुणसूत्र नाम किसने दिया? वॉल्डेयर ने दिया था 1988 में, 1888 में नहीं, 1988 में। ठीक है, ठीक। तो गुणसूत्र क्रोमेटिन पदार्थ से बनते हैं जब कोशिका विभाजन के समय जो आपके क्रोमेटिन पदार्थ है वो संघनित होकर, ठीक है, कुछ वो एक जाल के समान संरचना बनाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार संघनित होकर, आपके गुणसूत्र की संरचना ऐसी होती है ना, तो ये संघनित होकर इस प्रकार से एक मोटे और छोटी संरचना बनाते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया? गुणसूत्र। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने, और इसे गुणसूत्र नाम दिया था, इस संरचना को गुणसूत्र नाम किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था, 1988 में दिया था। ठीक है, सन 1902 में
सन यानी 1902 में सटन व बावेरी ने, किसने, सटन व बावेरी ने ये बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, और डीएनए ही वह आपका आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। ठीक है, गुणसूत्र के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। ठीक, क्रोमेटिन पदार्थ आपका डीएनए, प्रोटीन, आरएनए से मिलकर बना होता है। यही क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर एक मोटी और छोटी संरचना बनाता है जिसको गुणसूत्र नाम दिया गया। इस संरचना को गुणसूत्र नाम किसने दिया, तो इस संरचना को गुणसूत्र नाम वॉल्डेयर ने दिया 1988 में। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, जब गुणसूत्र का निर्माण होता है तो उसमें आरएनए भाग नहीं लेता, केवल डीएनए और प्रोटीन ही भाग लेते हैं। ठीक है, सन 1902 में सटन व बावेरी ने बताया कि गुणसूत्र ही आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, ठीक, आनुवंशिक लक्षण तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आपका अगर मैं एक दो लक्षण का नाम लूँ, जैसे माता पिता की हाइट। ठीक है, कहते हैं कि अगर कोई बच्चे की हाइट कम है तो कहेंगे कि उसके माँ बाप की हाइट कम है, तो इसीलिए उसकी भी बच्चे की भी हाइट कम है। ठीक है, तो जो आपकी हाइट है वो क्या, एक आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, आपकी आंखों का रंग हो गया, ठीक, आपकी स्किन का कलर हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, आनुवंशिक लक्षण हैं जो माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं। ठीक है, तो इन लक्षणों को जो माता पिता से लेकर जाता है तो वो कौन लेकर जाता है, तो वो लेकर जाता है गुणसूत्र। ठीक है, तो और ये गुणसूत्र क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को कैरी करता है, आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है, माता पिता से उनकी संतानों में ले जाता है, उनकी संतानों में। ठीक है, और आपका गुणसूत्र सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें गुणसूत्र की संख्या के बारे में कि हमारे शरीर आपकी जो कोशिका हैं उसमें कितने गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। तो अलग अलग जंतु कोशिकाओं में, अलग अलग पादप कोशिकाओं में, या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पर जिनमें से दो प्रमुख कोशिका हैं। ठीक है, अगर हम गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो हर जाति के पादप एवं जंतु में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो अलग अलग तो होती है पर एक निश्चित होती है। जैसे जंतु में आपका, जैसे अगर हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो जितने भी मनुष्य हैं, ठीक है, चाहे उस मनुष्य की हाइट छोटी हो या बड़ी हो, तो उन सब में कितने गुणसूत्र होंगे, 46 होंगे। ऐसा नहीं कि जो लंबा है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा हो जाए, जो छोटा है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी कोशिकाएं जो अलग अलग तो होती हैं, लेकिन एक जाति में एक निश्चित ही आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य क्या है, एक जाति है। जैसे बिल्ली क्या है, एक जाति है। मटर क्या है, एक जाति है। तो इन सब में जितने भी लोग होंगे उन सब की कहते हैं कोशिका गुणसूत्रों की संख्या एक होगी। ऐसा नहीं है कि मटर में मैंने तय जो कम फूला हुआ है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होगी, जो थोड़ा पिचका हुआ है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम होगी, ऐसा नहीं है। एक निश्चित, हर जाति में गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है, फिर चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में है कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से आपकी दो प्रमुख कोशिका होती है। एक होती है कायिक कोशिका जो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिका कितने, हमारे शरीर में कोशिका कितने, दो प्रकार की होती है, प्रमुख दो प्रकार की होती है। एक कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका जिसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं।
सोमेटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसे दैहिक कोशिका भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका ये हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, ये कौन सी हमारी कायिक कोशिका है, जिसे हम दैहिक कोशिका भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? सोमेटिक सेल। ठीक है, ये हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। और दूसरी जो होती वो हमारी होती जनन कोशिका। जनन कोशिका, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जर्म्स सेल। जर्म्स सेल जो क्या करती है? युग्मकों का निर्माण करती है। नर में नर युग्मक का और मादा में मादा युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, तो कोशिका हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। एक कायिक कोशिका जिसे हम दैहिक कोशिका कहते हैं, ये हमारे पूरे शरीर का यानी जो हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है, यानी जितने भी आपके गुणसूत्र हैं, ठीक है, उनमें बात कर रहे हैं, उनमें हमारे जो शरीर जितने भी जो कोशिकाएं उनमें हमारे से बात कर रहे हैं हमारे, ठीक है, हमारे सिर्फ हमारे शरीर में जितने भी, उन सब में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक होती है कायिक कोशिका जो आपका कहते हैं पूरे शरीर का यानी संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है, और दूसरा होती है जनन कोशिका जो युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, तो दो प्रकार की कोशिका होगी आपकी कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है, जनन कोशिका में युग्मकों का निर्माण होता है, यानी नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। ठीक है, जो कायिक कोशिका होती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है, 2n होती है। द्विगुणित को हम किससे दर्शाते हैं? 2n से। और जो जनन कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगुणित होती है, यानी n से इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, द्विगुणित को हम इंग्लिश में डिप्लॉयड बोलते हैं, और अगुणित को इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लॉयड द्विगुणित को, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हैप्लॉइड। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है, यानी 46 के 46। ठीक है, जो दैहिक कोशिका होती है, अगर मान लीजिए मैं मनुष्य का एग्जाम्पल लेती हूँ ह्यूमन का, तो ह्यूमन बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, तो इसमें जो कहते हैं दैहिक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है पूरी होती है, यानी 46। लेकिन जो आपकी जनन कोशिका होती है उसमें कहते गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। अगर मान लीजिए मनुष्य में 46 है तो ये अगुणित हुआ तो 23 आपके कहते हैं नर में और 23 मादा में। ठीक है, यानी नर में अगर नर युग्मक बन रहा है तो उसमें भी युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 23 होगी, यानी अगुणित होगी। और मादा में गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि वो भी युग्मक है तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी होगी, यानी अगुणित होगी वो, तो यानी 23 होगी। ठीक है, तो युग्मक हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता भी है कि युग्मक कैसे होते हैं, तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। ठीक है, द्विगुणित यानी गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, अगुणित गुणसूत्रों की आधी संख्या। अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो द्विगुणित में पूरी 46 होगी, पर जब युग्मक का निर्माण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ हम एक दो गुणसूत्रों का देख लेते हैं कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका कहते हैं प्याज हो गया, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। आपका फूल गोभी हो गया, फूल गोभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18। ठीक है, तो इसी प्रकार अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, लेकिन एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित ही होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि किस कोशिका में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं और किस कोशिका में सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, तो हम अलग अलग देखेंगे। जंतु में अलग देखेंगे कि जंतु में कौन सी जंतु कोशिका होती है कि जिसमें गुणसूत्र कम होते हैं, और पादप कोशिका में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें गुणसूत्र कम होते हैं। इसी प्रकार कौन सी अधिक होती है जंतु में और किसमें अधिक गुणसूत्र होते हैं? पादप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जंतु का देखेंगे। तो पहले हम जंतु का देखेंगे, तो जंतु में जो सबसे कम आपका कहते हैं गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं स्कैरिस मेगालेसीफेला में। ठीक है, ठीक है, तो स्कैरिस मेगालेसीफेला में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं। इसमें गुणसूत्र होते हैं 2।
में 2 गुणसूत्र होते हैं। आप इनको ना याद करिए, करके रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछता है, ठीक है। अगर हम सबसे, ये क्या है, कम है आपका। अगर हम सबसे अधिक गुणसूत्र की बात करें कि सबसे अधिक गुणसूत्र आपका जंतु कोशिका में कौन है, तो वो है आपका रेडियोलेरिया समूह का, रेडियोलेरिया समूह का आपका जीव है ओलेकैंथा, ओलेकैंथा, जिसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 1600, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ये अगुणित होगा, अगर यानी इसमें युग्मक बनेंगे तो कितना होगा अगुणित, इसका 1, ठीक है। अगर इसका अगुणित होगा यानी अगर इसमें युग्मक बनेंगे तो अगर ये अगुणित होगा तो कितना हो जाएगा, 1 में 800, ठीक है। ये क्या है, 2n है, ये आपका 2n है, और ये क्या है, n, ये द्विगुणित है और ये अगुणित है। इसी प्रकार ये आपका 2n है द्विगुणित, और ये क्या है, n अगुणित, ठीक है। अगर हम पादप को बात करें, पादप में, तो पादप में जिसमें सबसे कम आपका क्या कहते हैं गुणसूत्र पाया जाता है, वो आपका हेप्लोपैपस, पैपस ग्रेसिलिस, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये सबसे क्या है आपका, कम है, सबसे कम गुणसूत्र। अगर ये क्या है, ये द्विगुणित है, अगर इसका अगुणित होगा तो कितना हो जाएगा, 2, ये इसका अगुणित वो है, ठीक है, अगुणित है। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्योंकि मैंने कम लिख दिया, जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक। आपका अगर दूसरा सबसे अधिक गुणसूत्र वालों की बात करें, अधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं पादप में, तो वो है आपका ओफियोग्लोसम, ये टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 1200, इसका अगुणित कितना होगा, 600, ये क्या है, द्विगुणित, और ये क्या है, अगुणित, ठीक है। तो आपको द्विगुणित अच्छे से समझ में होगा, द्विगुणित और अगुणित, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। द्विगुणित हम किसे कहते हैं, अगुणित हम किसे कहते हैं। द्विगुणित को इंग्लिश में हम डिप्लॉयड कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पूरी होती है, पूर्ण होती है, और इसे हम 2n से दर्शाते हैं। अगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसको हम n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और युग्मक, ये क्या होता है, युग्मक, ठीक है। युग्मक में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अगुणित होती है, ठीक। तो ये थी हमारी गुणसूत्रों की संख्या। तो हम पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गुणसूत्र की संरचना। तो पहले हम इतना लिख लें, उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र हेडिंग डालेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, और इसमें लिखेंगे। तो हम गुणसूत्र हेडिंग में लिखेंगे, क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर छोटी और मोटी संरचना बनाते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, और इसे गुणसूत्र नाम वॉल्डेयर ने 1988 में दिया था। सन 1902 में सिटन व बावेरी ने बताया कि आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। और गुणसूत्र केवल किस कोशिका में पाया जाता है, तो गुणसूत्र केवल आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये आप फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर किसका है, गुणसूत्र का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या हम लिखेंगे। तो हेडिंग हम लिखेंगे, ठीक, गुणसूत्र संख्या, संख्या, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हर जाति के पादप व जंतुओं में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है। शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से आपकी 2 प्रमुख कोशिकाएं हैं। कायिक कोशिका, ये हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है, इसे हम दैहिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित होती है, ठीक है।
इसे हम 2n से दर्शाते हैं। जनन कोशिका जर्म सेल ये युग्मकों का निर्माण करती है, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, ठीक है। और उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, ठीक है। द्विगुणित को हम 2n से और अगुणित को हम n से दर्शाते हैं, ठीक है। और भी कुछ पादप और जंतु कोशिका को देख ले जिसमें गुणसूत्र किसमें कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है। तो अगर हम पादप की बात करें तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। ये क्या है, 2n है। इसका n होगा यानी अगुणित हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक है, जैसे आपका फूल गोभी हो गया, फूल गोभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 18, ठीक है। इसका द्विगुणित अगुणित आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मूली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 18। चावल में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। चीड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। कपास में गुणसूत्रों की संख्या होती है 52 और आपकी गन्ना में गुणसूत्रों की संख्या होती है 80, ठीक है। कुछ जंतु कोशिका को भी हम देख लें। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 6। आपकी जो मक्खी है, घरेलू मक्खी की हम बात कर रहे हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। सुअर में, पिग में यानी, गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 44। मनुष्य में आप सबको पता ही है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60। एंड कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 78, ठीक है। और इसमें एक और अगर लिख लीजिए, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14, ठीक है। तो कुछ कोशिकाओं को हमने देखा पादप में और जंतु में किसमें कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक। अब हम अगली हेडिंग जो हमारी है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो वो है हमारी गुणसूत्र की संरचना, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, गुणसूत्र की संरचना। इसको हम पहले समझेंगे एंड देन लिखेंगे। गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। तो गुणसूत्र की संरचना, तो ये 2 अर्ध गुणसूत्र से बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड। ये 2 अर्ध गुणसूत्र से बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि गुणसूत्र हमारा गुणसूत्र की संरचना किस प्रकार होती है, बुक में आपकी कुछ इस प्रकार संरचना दी हुई है गुणसूत्र की, ठीक है। तो ये गुणसूत्र की आपकी संरचना है। तो ये कि 2 अर्ध गुणसूत्र से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, 2, ये वहाँ पर पतला हो गया, आप थोड़ा सा सही करिए। कहते हैं 2 अर्ध गुणसूत्र से इस प्रकार बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, 2 अर्ध गुणसूत्र से बने होते हैं। गुणसूत्र का, और इसके अंदर हमारा DNA ऐसे फैला होता है, ऐसे इसकी DNA की संरचना होती है, ठीक है। तो जो गुणसूत्र का जो बाहरी संरचना होती है, जो गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण है, इसको क्या हम बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तनुत्वक। क्या कहते हैं इसको, तनुत्वक। इंग्लिश में इसको पेलिकल बोलते हैं। गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक पंख को ऐसे 4 इसमें पाए जाती है संरचना, तो एक संरचना को हम देखें तो इसकी जो बाहरी आवरण उसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल यानी तनुत्वक, ठीक है।
जहाँ पर चारों मिलते हैं, बीचों बीच जहाँ पर चारों मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेंट्रोमेयर्स, सेंट्रोमेयर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। गुणसूत्र के अंतिम छोरों को हम क्या बोलते हैं? टेलोमेयर। इसको क्या बोला जाता है? टेलोमेयर। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतःखंड, अंतःखंड। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या थी? आपकी गुणसूत्र की संरचना थी। अगर हम गुणसूत्र की को और जूम करके देखें, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बताया? इसके अंदर आपका डीएनए भरा होता है, इस प्रकार से डीएनए आपका लगा होता है। तो अगर इसको हम जूम करके देखें, इसे बड़ा करके देखें, ठीक है, तो जो हमारा डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से ये हमें इस प्रकार से कुछ दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें, ठीक है, तो जो हमारा जो डीएनए है उसमें जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? डीएनए की एक लाइन है, एक श्रृंखला है। तो इसमें कुछ कुछ दूरी पर ऐसे जैसे आपकी मोतियों की माला नहीं होती, उस प्रकार से कुछ कुछ दूरी पर एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था थोड़ी से। ठीक है, तो जो गोल दाने होते हैं डीएनए में, ठीक, तो ये किससे बनते? तो ये जो आपके जो गोल दाने वो क्या है? वो हिस्टोन प्रोटीन है। गुणसूत्र में आपके 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? H2। लास्ट वीडियो क्लास में मुझसे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने वहाँ पे H1 लिखा था, तो H1 नहीं हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। H2A पाया जाता है, H2B पाया जाता है, H3 पाया जाता है और H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, आपके जो प्रोटीन होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है वो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक के 2 अणु, यानी 4 है तो प्रत्येक के 2 अणु कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो जैसे एक बॉल, अगर मैं यहाँ पर एक बॉल बनाऊँ, तो जैसे बॉल होता है, जैसे ये एक बॉल है, तो ये जो कहते हैं आपके जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये इस प्रकार बॉल की तरह होते हैं, एक ही में बंधे, और इसमें जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से लपेटा हुआ होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से क्या होता है? लपेटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बॉल ले लें और बॉल में एक धागे को लपेट दें तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो डीएनए होता है वो इसमें लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो जो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं किस प्रकार संगठित होते हैं? इस प्रकार ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये एक बॉल की तरह बनाते हैं आपका ये H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, और यहाँ पर भी H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, ये इस प्रकार एक बॉल की तरह संरचना बनाते हैं और इसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है? लपेटा होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से लपेटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बॉल ले लें और बॉल में हम डीएनए कहते हैं किसी धागे को लपेट दें, तो इस प्रकार से ये डीएनए इसमें क्या होता है? लपेटा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन पदार्थ है वो एक कहते हैं श्रृंखला, उसमें जो कहते हैं कई जगह जगह पर आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो मोतियों को, जो डीएनए की जो लाइन होती है, श्रृंखला होती, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो जगह जगह पर, जैसे आप मोतियों की माला देखते हो उस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपका एक ये हो गया, ठीक है, इसमें हमारा दूसरा कुछ दूरी पर हिस्टोन, 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, फिर यहाँ पर कुछ दूरी पर 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन, आपका H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, H2A, H2B, इसी प्रकार क्या, और इसमें क्या हो, जो डीएनए हमारा कुछ इस प्रकार से लपेटा हुआ होता है।
ठीक है, ये इस प्रकार से ये श्रृंखला बनती जाती है। ये हमारा डीएनए है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्रृंखला क्या होती है, बनती जाती है। तो ये श्रृंखला है, ये जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसको हम क्या, इस संरचना को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम को बीच वाले जो कहते हैं, जो संरचना और जोड़ती है, जो डीएनए जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। और इसमें भी एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और वो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, H1। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये जो हमारा है, जो हिस्टोन प्रोटीन से जो बना हुआ, इसको हम हिस्टोन अष्टक, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन अष्टक भी बोलते हैं। हिस्टोन अष्टक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम को जो डीएनए जोड़ता है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इसमें भी एक आपका प्रोटीन पाया जाता है, H1 प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार कुछ कुछ दूरी पर ये न्यूक्लियोसोम जुड़कर डीएनए से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो जब ये 6 हो जाते हैं, एक अभी मैंने 3 बनाया है, जब ये 6 हो जाते हैं, 3 मतलब 6 न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो जब 6 न्यूक्लियोसोम हो जाते हैं तो ये इस प्रकार से गोल में जुड़ जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जुड़कर एक संरचना बनाते हैं। तो इस संरचना को हम बोलते हैं, इस संरचना को क्या कहा जाता है, सोलेनाइड्स। इस संरचना को क्या कहते हैं, सोलेनाइड्स। ठीक है, फिर से समझिएगा। ठीक है, जब गुणसूत्र को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि डीएनए में एक मोतियों समान संरचना पाई जा रही है, यानी डीएनए में कुछ कुछ दूरी पर एक संरचना पाई जाती है। ये संरचना क्या होती है, तो ये संरचना हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्योंकि आपका जो गुणसूत्र उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3, H4। ठीक, और प्रत्येक के 2 अणु। तो ये जो चारों प्रकार के हैं हिस्टोन प्रोटीन हैं, और प्रत्येक के 2 यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन एक बॉल की तरह संगठित हो जाते हैं, और उसमें डीएनए लपेटा हुआ होता है। जैसे एक हम बॉल ले लें, बॉल के ऊपर धागा लपेट दें, उस प्रकार डीएनए क्या होता है, लपेटा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम हिस्टोन अष्टक, यानी आपके जो 8 प्रकार के जो कहते हैं हिस्टोन है, इसको हम हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टेमर भी कहते हैं। इस संरचना को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोसोम को बीच में जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और वो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, H1। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डीएनए में, आपका जो गुणसूत्र में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, 4 आपके अष्टक में और 1 लिंकर डीएनए में। ठीक है, जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़कर एक गोल संरचना बनाते हैं तो उसको हम सोलेनाइड्स बोलते हैं। कितने न्यूक्लियोसोम जुड़कर, 6। न्यूक्लियोसोम की संख्या कितनी है, 6। याद रखिएगा, 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जब जुड़कर एक गोल संरचना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सोलेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। सोलेनाइड हम किसे कहते हैं, जब 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर यानी जुड़कर एक गोल संरचना का निर्माण करते हैं तो उसको हम सोलेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, आपका जो कहते हैं गुणसूत्र में 4 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन आपके जो मेन है वो 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं, H2A, H2B, H3, H4, और प्रत्येक के 2 अणु। ठीक है, तो इन 8 प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन अष्टक बोलते हैं, जिसमें हमारा गुणसूत्र क्या होता है, लपेटा होता है। ठीक है, 2 न्यूक्लियोसोम को और इस जो 8 जो बॉल की जैसे संरचना होती है जिसपे गुणसूत्र लपेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम को जो डीएनए जोड़ता है उसे हम लिंकर डीएनए या लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, इससे वो प्रोटीन पाया जाता है वो H1 प्रोटीन है। लिंकर डीएनए को हिंदी में हम सहलग्नक डीएनए कहते हैं। ठीक है,
तो ये था आपकी गुणसूत्र की संरचना के बारे में। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे वुडकॉक ने गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया कि क्रोमेटिन में माला के गोल दानों की तरह बहुत सी संरचना है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, मोतियों की माला की संरचना देखी, जिन्हें क्या कहा? न्यूक्लियोसोम नाम दिया। और ये क्या होती है? कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, ये संरचना डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। जिसका वर्णन किसने किया था? जिसका वर्णन आर कनबर्ग ने सन 1974 में किया था। ठीक है, ये हम लिखेंगे, उन्होंने बताया कि गुणसूत्र में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 और प्रत्येक के 2 अणु होते हैं। तो प्रोटीन के 8 अणु स्थित होते हैं, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? हिस्टोन अष्टक कहते हैं। किसे कहते हैं? 8 प्रोटीन के 8 अणु को हम हिस्टोन अष्टक कहते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसमें भी एक आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। वो हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? H1 पाया जाता है। ठीक है, 6 न्यूक्लियोसोम कुंडलित होकर सोलेनॉइड संरचना बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि 6 न्यूक्लियोसोम आपके ऐसे गोल में जुड़कर क्या बनाते हैं? सोलेनॉइड संरचना बनाते हैं। और कई सोलेनॉइड कुंडलित होकर क्रोमेटिन तंतु बनाते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन तंतु है। इसमें जो 6 सोलेनॉइड, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? 1 सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार कई सोलेनॉइड कुंडलित होकर क्रोमेटिन तंतु बनाते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? क्लग ने की थी। ठीक है, तो गुणसूत्र की संरचना में इतना ही। ठीक, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जो गुणसूत्र बिंदु अभी हमने संरचना में देखा, जहाँ पर गुणसूत्र बीच में, जहाँ पर दोनों गुणसूत्र आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर और उसकी अनुपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको हम। ठीक है, तो पहला हमारा होता है मध्य केंद्रकीय। पहला हमारा होता है मध्य केंद्रकीय। मध्य केंद्रकीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो आपके एकदम बीचों बीच गुणसूत्र के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, इसे हम वी आकार का भी बोलते हैं, वी आकार का भी गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो एकदम बीचों बीच, गुणसूत्र के बीचों बीच यानी एकदम मध्य में। ठीक है, जितना इसकी लंबाई चौड़ाई उसकी इतनी भी, एकदम यानी एकदम मध्य में गुणसूत्र बिंदु जब स्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं मध्य केंद्रकीय। ठीक है, दूसरा है हमारा, एक बार फिर से, पहला हमारा क्या है? मध्य केंद्रकीय यानी मेटासेंट्रिक। इसे हम वी आकार का भी गुणसूत्र कहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो गुणसूत्र के केंद्र में यानी गुणसूत्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा उपमध्य केंद्रकीय। उपमध्य केंद्रकीय, केंद्रीय नहीं केंद्रीय, यानी सब मेटा सेंट्रिक। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो केंद्र से कुछ दूरी पर होता है, केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये आपका गुणसूत्र है, तो ये क्या है? मध्य केंद्र की, क्योंकि इसमें गुणसूत्र के बिल्कुल बीचों बीच
गुणसूत्र बिंदु स्थित है, ठीक है। लेकिन उपमध्य केंद्रकीय में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो मध्य से इस प्रकार, वो मध्य से थोड़ा नीचे स्थित होता है, तो इसको हम बोलते हैं उपमध्य केंद्रकीय, यानी मध्य से थोड़ा नीचे स्थित होता है। इसे हम जे आर या एल आकार का गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। उपमध्य केंद्रकीय, इसमें गुणसूत्र बिंदु केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है, ठीक है, केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है। थर्ड है हमारा अग्रबिंदुक, अग्रबिंदुक, एरोसेंट्रिक, एरो नहीं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो किनारे से भीतर की ओर स्थित होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार, आपका एक तरफ ज़्यादा, किनारे से भीतर की ओर, इस प्रकार। ये हमारा क्या है? अग्रबिंदुक गुणसूत्र, ठीक है, यानी एक्रो, ठीक। फोर्थ है हमारा आपका अंतःकेंद्रीय, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो किनारे पर स्थित होता है, ठीक है। इसमें किनारे से थोड़ा भीतर की ओर, और इसमें जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बिंदु, वो किनारे पर स्थित होता है, इस प्रकार कुछ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अंतःकेंद्रीय गुणसूत्र। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है, ये क्या है हमारा? जहाँ पर गुणसूत्र, ये हमारा गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। तो इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है एकदम किनारे पर स्थित होता है। एंड लास्ट है हमारा एक अकेंद्रीय, इंग्लिश में इसको बोलेंगे असेंट्रिक, ठीक है। इसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं पाया जाता, गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे गुणसूत्र 5 प्रकार के पाए जाते हैं। गुणसूत्र के जो प्रकार हैं 5 प्रकार के। पहला आपका मध्य केंद्रीय, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो केंद्र के एकदम, मतलब गुणसूत्र केंद्र के एकदम मध्य में स्थित होता है, ठीक है। दूसरा हमारा उपमध्य केंद्र की, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित होता है। तीसरा था हमारा अग्रबिंदु, इसमें जो गुणसूत्र होता है वो किनारे से थोड़ा सा भीतर की ओर स्थित होता है। अंतःकेंद्रीय, इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। एंड लास्ट में अकेंद्रीय, इसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं पाया जाता, ठीक है। एंड अब हमारी लास्ट हेडिंग है गुणसूत्र के कार्य। आप सबको पता है गुणसूत्र के क्या कार्य हैं। तो गुणसूत्र का कार्य होता है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आप गुणसूत्र के कार्य में लिख लीजिएगा कि ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य किसका होता है? गुणसूत्र का होता है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया, गुणसूत्र आपका। तो आज से आपका चैप्टर 8 खत्म हो गया। दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक इन चैप्टर 8। ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 8 का, अध्याय 8 का ही लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब हम आपका जो अध्याय कक्षा 12 का भी जो आपका जीव विज्ञान के जो चैप्टर है मैं उन्हें स्टार्ट करूँगी। चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी, चैप्टर 1 के जितने भी वीडियो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। मैं चैप्टर 2 से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, तो क्लियर कहाँ से होंगे, है ना। तो आपका जो सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि आपको 30% पढ़ना है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, उससे मतलब नहीं है। हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आपके कहते हैं चैप्टर क्लास 12 में 16 चैप्टर हैं, और उन 16 चैप्टर को हम धीरे धीरे यानी विद इन 1 ईयर में कंप्लीट करेंगे। कोशिश तो मैं यही करूँगी, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो पूरी बुक है बायोलॉजी की, क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है, मैं
विद इन 1 ईयर कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, तो अगर वीक में 3 वीडियो अपलोड हो रही है तो इसमें से आपकी 2 वीडियो क्लास 12 की रहेगी और 1 वीडियो क्लास 1 की अगले चैप्टर की रहेगी। ठीक है, हम क्लास 12 के साथ साथ क्लास 1 की भी सिलेबस को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्लास 12 के चैप्टर 2 के वीडियो क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।